A very good evening to all of you. Welcome to ICANN 2020. Here we discuss the Hindu important article. आज 11 अगस्त है, देखते हैं आज क्या क्या important news आई है. Our first topic is isolating China as proposition and reality. ये आर्टिकल लिखा गया है M.K. नारायण के द्वारा, जो कि हमारे सिक्योरिटी एडवाइज़र भी रह चुके हैं. तो इसमें अभी ये बताया गया है कि क्या ये टाइम है, राइट टाइम है चाइना को आइसोलेट करने का. तो इसमें राइटर M.K. नारायण ये कहते हैं कि अभी 2 अगस्त को हमारे जो मिलिट्री कमांडेंट थे इंडिया के और चाइना के, उन दोनों के बीच में बातचीत हुई है, बट उसका कोई एक्चुअल रिजल्ट निकल के नहीं आया है. चाइना जो है हमारे कई बॉर्डर पे, जैसे सिक्किम हो गया और हमारा जम्मू कश्मीर हो गया, तो वहाँ पे वो अपना ऑक्यूपाइड टेरिटरी को बढ़ा रहा है और वो 1968 की जो लाइन डिसाइड की गई थी उससे आगे बढ़ के आगे आ गया है. ये इसमें M.K. नारायण कहते हैं कि चाइना के साथ जो भी हमारे डिस्प्यूट हैं और वो हमारे जो भी LAC पे है, लद्दाख पे है, सिक्किम में है, जो भी प्रॉब्लम हो रही है उसमें चाइना कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहा. जितनी भी टेबल टॉक हमारी बातचीत होती है उसका कोई नतीजा निकल के नहीं आ रहा है. जैसे कि अभी 2 अगस्त को बातचीत हुई, उसका भी कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है और चाइना अभी भी जो है वो अपनी लाइन को, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उससे आगे बढ़ के अपने जितने भी मैन्युफैक्चर, वहाँ पे उसने बहुत सारी डेवलपमेंट भी की है, लेकिन अभी जब इंडिया ने शुरू करी है तो उसने अपने फोर्स को वहाँ पे बढ़ा लिया है. तो यहाँ पे ये बोलते हैं कि हमारे जो एक्सटर्नल मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा कि जो स्टेट ऑफ बॉर्डर है और फ्यूचर ऑफ हमारे जो कल्चरल टाइज हैं दोनों चाइना के साथ, वो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं. बॉर्डर की प्रॉब्लम और हमारे जो रिलेशन है वो दोनों अलग अलग है, उन्हें एक करके नहीं देखना चाहिए, ये हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री का कहना है. फिर भी उसके बाद भी चाइना जो है वो दोनों को अलग करके देखता है और चाइना जो है वो अपनी ट्रूप को कस्टमरी बाउंड्री लाइन पे से जो भी ट्रेडिशनल थी उससे आगे बढ़ा के ले आया है. और चाइना जो है वो कई जगहों पर हमें प्रॉब्लम, चाइना ने पाकिस्तान की हेल्प करी और जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर में जो लास्ट अगस्त में उसकी हेल्प करने के बाद ही सारे इशू निकल के सामने आए हैं. और हमारे जो 370 हमने रिवोक किया जम्मू कश्मीर से, उसको लेकर के भी वो अपना इंटरनल मैटर बता रहा है चाइना, जो कि उसका इंटरनल मैटर नहीं है. जम्मू कश्मीर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, हमारे भारत का अभिन्न अंग है और इसको चाइना इंटरफेरेंस मान करके उसने आफ्टर रिवोक द आर्टिकल 370 और उसने वहाँ पे इंसर्जेंसी को बढ़ा दिया. तो ये चाइना का कंसर्न था कि आपने जो 370 को रिवोक किया उससे वहाँ वो अपनी टेरिटरी को बढ़ाना चाह रहे हैं इंडिया, बल्कि ऐसा कुछ नहीं है. मीनवाइल जम्मू कश्मीर इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंडिया. फिर उसके आगे राइटर ये कहते हैं कि US और चाइना इस टाइम पे दोनों ही जो कंट्री हैं वो अपनी मिलिट्री अलायंस को और अपना ग्लोबल लेवल पे अपनी आइडेंटिटी को हर कंट्री से अपने टाइप को बढ़ाना चाहते हैं और ग्लोबल लीडर बनना चाहते हैं. तो दोनों के बीच में बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन हो रहा है. जितना ज़्यादा चाइना चाहता है कि हमारे कैंप को लोग ज्वाइन करें और साथ में चाइना भी वही काम कर रहा है, USA भी वही काम कर रहा है कि उसके कैंप को ज़्यादा से ज़्यादा कंट्री ज्वाइन करें और उनकी फेवर में हो. ये सेम उसी तरह की सिचुएशन है जैसा कि कोल्ड वार के टाइम पे देखने को मिला था, जब USSR एक धरे में था, USA एक धरे में था और दोनों के बीच में यही प्रॉब्लम थी कि हम किसको चूज़ करें. उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने NAM की पॉलिसी लेके आए थे, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, और उन्होंने अपना एक थर्ड कंट्री पार्टी का एक मोटो दिया था और उन्होंने किसी भी कंट्री में ज्वाइन होने से मना कर दिया था. तो एशिया में यहाँ पे राइटर ये कहते हैं कि एशिया में जो है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट है कि हम पूरी तरह से कंटामिनेट कर दे चाइना को, क्योंकि यहाँ के कंट्री को पता है कि इकोनॉमी टाइज करना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है. चाइना के साथ चाहे जितना भी उसके साथ विवाद क्यों ना हो, वो चाइना से इकोनॉमिक टाइज के लिए रिफ्यूज़ नहीं
कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल देखने को भी मिलते हैं, जैसे कि अभी हाल ही में जापान और ऑस्ट्रेलिया ने पहले तो बहुत कोविड-19 के टाइम पे बहुत ज़्यादा रेस कर रहे थे कि चाइना को हम कंटेन करेंगे वर्ल्ड से, लेकिन आफ्टर दैट क्या वो उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया और इकोनॉमी टाइज अपने जो संबंध है वो अपने रखने के लिए कंटिन्यू हो गए। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि चाइना को अभी भी ग्लोबल लेवल पे उसकी आइडेंटिटी है और उसे कोई भी एशिया में इतनी जल्दी से कोई भी उसे पीछे नहीं करेगा। और यूएसए का ये कहना है कि आप चाइना को कंटेन करो। तो इस तरह से साउथ चाइना सी में भी हम देख सकते हैं कि यहाँ पे चाइना की फोर्सेस बहुत ज़्यादा हैं। और यहाँ पे पैरासेल आइसलैंड था जो 1970 में है। पैरासेल आइसलैंड वियतनाम का है और चाइना ने उसे ग्रैप्ड किया था। और उसी तरह से 1990 में मिसचीफ रीफ जो है एक कोरल होती है जिसमें स्प्रैटली आइसलैंड है, उसको साउथ चाइना सी में चाइना ने ग्रैब कर लिया था और ये इस टेरिटरी को अपना बताने लगे थे। और इस तरह से साउथ चाइना सी में बहुत सारे जो छोटे छोटे फिलीपींस है, वियतनाम में, इन सारी कंट्री का चाइना के साथ डिस्प्यूट रहता है। और rather than they also not contaminate the China in the global scenario and economic ties, or they also developed the economic ties as well as the cultural issue with the China। तो यहाँ पे राइटर ये कहते हैं कि अभी भी ये टाइम नहीं आया है कि हम पूरी तरह से आइसोलेट कर दें चाइना को। चाइना से इकोनॉमिक रिलेशनशिप अभी भी बहुत सारी कंट्री के अभी भी हैं और आगे भी रहेंगे। तो आगे कहते हैं कि 21st सेंचुरी चाइना हैज़ कंटिन्यूड विद द सेम टैक्टिक्स ऑफ टेकिंग कंट्रोल ओवर। 21वीं सदी आ गई है और चाइना अभी भी वही टैक्टिक्स को अपना रहा है जैसे कि उसने पहले अपनाई थी 1970, 1980 और 1950 के आसपास। वो अपने छोटे छोटे जो स्मॉल नेबरिंग कंट्री होती हैं उनके ऊपर अपना डोमिनेंस करता है और उनको अडॉप्ट कर लेता है और पूरी अपनी पावर को उनके ऊपर डोमिनेट कर देता है। इस वजह से चाइना की अभी ये टैक्टिक्स अभी भी उसी पर वर्क कर रहा है। तो राइटर ये कहते हैं कि यूनिलैटरल अप्रोच जो है, उनका कहना है कि चाइना जो है यूनिलैटरल अप्रोच को अपनाता है। मतलब वो कहता है कि हम कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे किसी के साथ। वो अपनी मिलिट्री शिप को इंक्रीज़ करता है साउथ चाइना सी में और यूएसए की भी शिप है साउथ चाइना सी में। उसके बाद भी क्या है कि चाइना की इम्पोर्टेंस वहाँ पे ज़्यादा है और कोई भी कंट्री उसको वहाँ से उसको कंटिमिनेट नहीं कर रही है और उसको अभी भी ग्लोबल लेवल पे एक वर्ल्ड पावर के रूप में देखा जा रहा है। जैसे कि यूएसए ने हुवाई कंपनी और टिकटॉक को बैन करने की बात करी, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया और यूके ने भी चाइना के बारे में बहुत बोला उनकी पॉलिसी को लेकर, लेकिन फिर भी आफ्टर दैट क्या देखने को मिला, उन्होंने अपने इकोनॉमिक टाइज को मजबूत कर लिया। चाइना के ही कहने पर नेपाल ने अपना काला पानी का जो एरिया था उसने अपने मैप में दिखाया। पाकिस्तान ने हमारे साथ डिस्प्यूट किए और श्रीलंका ने पाकिस्तान ने तो अभी मैप दिखाया जिसमें कि उसने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड एरिया को तो अपने मैप में दिखाया जिसमें गिलगित बलूचिस्तान था। उसने गुजरात के एरिया को भी अपने मैप में दिखाया। और उसके बाद श्रीलंका से भी हमारे डिस्प्यूट हैं क्योंकि वहाँ पे अभी मैत्री पक्षी की गवर्नमेंट बन के आई है जो चाइनीज़ फेवर में होती है। तो अभी हमें ये देखना पड़ेगा कि श्रीलंका के साथ हमारे टाइज कैसे आगे रहते हैं क्योंकि वहाँ पे जो गवर्नमेंट अभी बनी है वो चाइना के फेवर में है। बांग्लादेश का भी इशू बांग्लादेश को भी इसने काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड किया है। जो सिटीज़न अमेंडमेंट बिल हमारे यहाँ आया था तो अभी शेख हसीना की गवर्नमेंट के टाइम पे इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन काफ़ी अच्छे हैं, बट चाइना इसे भी इन्फ्लुएंस कर रहा है अगेंस्ट द इंडिया। और नेक्स्ट देखते क्या है। तो ये हमारा जो पूरा टॉपिक था ये हमारा आइसोलेट करने की चाइना की रणनीति के बारे में बोला जा रहा है कि क्या वो टाइम आ चुका है कि हम चाइना को कंटेमिनेट करें, वर्ल्ड जो पावर बन के उभरा है उसको हम ना बनने दें, यूएसए बन जाए, ऐसा कुछ तो नहीं। अभी भी चाइना की इम्पोर्टेंस है, लोग उसे इकोनॉमिटाइज करने के लिए पीछे नहीं हट रहे हैं। बहुत सारी कंट्री को अभी भी उसकी नीड है। वो अपनी जितने भी प्रोडक्ट होते हैं उसको एक्सपोर्ट करते हैं विद इन वेरी मिनिमम रेट
और ये अभी बहुत टाइम लगेगा कि चाइना के इससे हम कंपेयर करें और उसके ही जितने हम अपनी जितने भी हमारे इक्विपमेंट है और जितने भी इसेंशियल गुड्स हैं हम उसको अपनी कंट्री में मैन्युफैक्चर कर लें, तो इसके लिए अभी एक लंबा टाइम लगेगा। तो अगर हम इससे अपने रिलेशंस को ख़राब करते हैं तो उसका हमें फ़ायदा निकल के नहीं आएगा। और चाइना, अभी वो टाइम नहीं आया है कि हम चाइना को आइसोलेट करके देखें, क्योंकि अगर हम चाइना को आइसोलेट करेंगे तो फर्दर चाइना भी इसके अगेंस्ट में स्टेप उठाएगा और वो हमारे एक्सपोर्ट में, इकोनॉमी में और हमारे बॉर्डर इशू पे और हमारे कंट्री के लिए काफ़ी इफेक्टिव पड़ेगा। इसीलिए अभी आइसोलेट करके देखना नहीं चाहिए, ये कहना है MK नारायणा का। तो नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं क्या है। नेक्स्ट आर्टिकल जीएसटी कलेक्शन को लेकर के है। तो ये हमारे पेपर 3 का पार्ट है, इकोनॉमी का। इसमें जब जीएसटी 2017 में बनी थी तो जीएसटी काउंसिल ने ये कहा था कि हम स्टेट को कंपनसेशन देंगे अगर जीएसटी से जो भी जितने भी टैक्सेस थे वो हम सब्स्यूम हो गए थे, स्टेट को बहुत कम टैक्स मिल रहे थे। तो जीएसटी काउंसिल का कहना था कि हम इसको हर 14% इंक्रीज़ करेंगे और कंपनसेशन जो नहीं है और जो भी इनकी स्टेट की जो भी रिक्वायरमेंट होगी हम उसको फुलफ़िल करेंगे। लेकिन अभी का क्या सिनेरियो है, उनको कंपनसेट नहीं दिए जा रहे हैं। और सेकंड है कि कोविड-19 की प्रॉब्लम आ गई है, तो ये क्राइसिस और बढ़ के आया है कि जीएसटी कलेक्शन बहुत ही कम हो गया है और स्टेट अपनी तरफ त्राई मचा रहे हैं कि हमें कंपनसेशन देने के लिए कहा था और दे नहीं रहे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकता है इसमें? सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंपनसेशन। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को कंपनसेशन देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, जैसा कि उसने वादा किया था स्टेट से कि हम तुम्हें देंगे। तो इसके लिए क्या कर सकता है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट अगर फंड देती है तो उसके पास भी डेफिसिट हो जाएगा, ऑलरेडी फिजिकल डेफिसिट बहुत ज़्यादा है, तो कहाँ से पैसे लाएगी? तो इसके लिए राइटर सोल्यूशन देते हैं कि इसके लिए एक ये है कि जिस टाइम पे उसने जीएसटी काउंसिल और हमारा जीएसटी का पूरा फिनोमिना 2017 में निकल के आया था, तो उसको रिजॉल्व करने का एक तरीका है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके वहीं पे लिख दें जहाँ पे हमने ये कहा था कि हम कंपनसेशन देंगे, या फिर उसकी टाइम पीरियड को जैसे 2 साल का था तो उसको हम बढ़ा दें, जिससे कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट को टाइम मिल सके टू गिव द कंपनसेशन टू स्टेट। और दूसरा सोल्यूशन ये हो सकता है कि स्टेट गवर्नमेंट अपने रेवेन्यू से ही स्टेट को दे दे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने रेवेन्यू से स्टेट को कैसे दे देगा? सेंट्रल गवर्नमेंट के तो पास अभी वैसे भी पैसे नहीं हैं। और तीसरा सोल्यूशन ये कहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट बोरो ऑन बिहाफ ऑफ द सेस फंड। तो ये हो सकता है कि कुछ टाइम पीरियड के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर दे, सेस को लगा दे। सेस क्या होता है? टैक्स ऑन टैक्स होता है, टैक्स पर भी टैक्स होता है, ये सेस होता है। तो सेस को लगा दे कुछ चीज़ों पे और उससे हम क्या कर सकते हैं कि बोरो कर सकते हैं मनी को और फिर कंपनसेशन दे सकते हैं स्टेट को। तो ये एक अच्छा स्टेप है, ये हम कर सकते हैं। और टाइम पीरियड जो है उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। जो भी सेस पे सेस तो हमने पहले भी लगाया था कंपनसेशन देने के लिए, लेकिन सेस का टाइम पीरियड और एक्सटेंड कर सकते हैं जिससे कि इनके कंपनसेशन और जो भी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर सकें। और नेक्स्ट सोल्यूशन ये कहते हैं कि कन्विंस कर सकते हैं स्टेट को कि 14% जो हमने कहा था इंक्रीज़ करने के लिए वो एकदम ही अनरियलिस्टिक है, तो इसके लिए आप थोड़ा हमें टाइम दीजिए। तो अगर कन्विंस करने से स्टेट मान जाते तो ये एक अच्छा सोल्यूशन होगा, बट लगता नहीं कि स्टेट मानेंगे। तो ये पूरा जीएसटी का टॉपिक था। अगर जीएसटी काउंसिल को आपको समझना है तो आप कमेंट करिए, पूरा जीएसटी पर एक वीडियो बना देंगे, आपको हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट है हमारा एनपीए। आज से हम इकोनॉमी के एक टॉपिक को कवर करेंगे, बिकॉज प्रीलिम जो है वो 4 अक्टूबर को है। तो हम और ये न्यूज़ में भी था। और इकोनॉमी के बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो समझने में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, तो छोटे छोटे टॉपिक को हम डे बाय डे डिस्कस करेंगे, जिससे इकोनॉमी के जो बेसिक एनसीईआरटी के फैक्ट्स हैं वो कवर हो जाएंगे। तो आज हम ये देखेंगे कि व्हाट इज़ एनपीए। तो एनपीए क्या होता है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट। जब कोई भी इंसान बैंक से लोन लेता है और उसके अमाउंट को साथ उसके इंटरेस्ट को वापस पे बैक नहीं कर पाता, तो वो एसेट जो होती है वो एनपीए में कन्वर्ट हो जाती है। इसे हम कहते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट। आप यहाँ देख सकते हैं, व्हेन ए पर्सन डिलेड द पेमेंट ऑफ द लोन और एन अमाउंट विच वॉज ड्यू ऑन हिम through the delay in payment in either interest or installment or principal amount, that particular loan or amount is termed or as non performing asset। तो ये अभी इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि
अभी जो आरबीआई गवर्नर है, यहाँ पे रघुराम राजन लिखा है, अभी आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास है, उन्होंने बताया है कि एनपीए जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है कोविड-19 क्राइसिस की वजह से। तो एनपीए का पूरा हम समझेंगे। एनपीए क्या होता है तो समझ गए होंगे कि जो इंटरेस्ट अमाउंट हमारा जो होता है, प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट हमको नहीं मिलता है, उसे बोलते हैं एनपीए। तो एसेट को हम दो तरीके के समझ सकते हैं। एसेट दो तरीके के होते हैं, आप यहाँ पे नोट्स बना सकते हैं। एसेट दो तरीके के होते हैं, एक हमारा होता है स्टैंडर्ड एसेट और दूसरा होता है हमारा एनपीए। स्टैंडर्ड एसेट किसे कहते हैं? जब हमारा प्रिंसिपल अमाउंट साथ साथ हमारा इंटरेस्ट टाइम पे आ जाता है तो उसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड एसेट। और एनपी क्या होता है? जब हमारा प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट जो होता है टाइम पे नहीं आता है तो हम उसको कहते हैं एनपीए। एनपीए जनरली 91 डेज पे लगता है, ठीक है। तो और स्टार्टिंग के डेज जो होते हैं उसको हम कुछ कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं, उसको हम आगे समझेंगे। तो एनपीए समझ में आ गया क्या होता है? प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट जब हमें टाइम पे नहीं मिलता है तो उसे एनपीए कहते हैं। एनपीओ को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहला हमारा एनपीए होता है सब स्टैंडर्ड, सेकंड होता है डाउटफुल और थर्ड होता है लॉस एनपीए। तो जो हमारा सब स्टैंडर्ड एनपीए होता है वो 0 से 12 महीने के बीच जो हमारा होता है वो हमारा सब स्टैंडर्ड एनपीए है। फिर 12 से 36 महीने का हमारा डाउटफुल एनपीए होता है और 36 प्लस मंथ में हमारा लॉस हो जाता है जिसकी रिकवरी नहीं की जा सकती। अब ये तो हमारा था महीनों के टर्म्स में, ठीक है। तो 91 डेज को हमने बताया कि 91 डेज को हम एनपीए कहते हैं, ठीक है। 91 डेज को एनपीए बोल रहे हैं। तो 91 डेज के पहले क्या होगा? 91 डेज के पहले आरबीआई ने इसको कुछ अकाउंट में कन्वर्ट किया जिसको बोलते हैं एसएमए, स्पेशल मेंशन अकाउंट। स्पेशल मेंशन अकाउंट या अर्ली वार्निंग सिग्नल बोलते हैं। तो स्पेशल मेंशन अकाउंट 3 तरह के डिवाइड किए गए। स्पेशल मेंशन अकाउंट 0, स्पेशल मेंशन अकाउंट 1, स्पेशल मेंशन अकाउंट 2। स्पेशल मेंशन अकाउंट 0 में क्या है? 1 से 30 दिन तक के लिए होता है और स्पेशल मेंशन अकाउंट 1 31 से 60 दिन के लिए और 60 से 90 दिन के लिए स्पेशल मेंशन अकाउंट 2 होता है, ठीक है। तो बैंक में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, एनपीए बढ़ता है तो क्या होता है? आरबीआई ने कहा कि तुम थोड़ी प्रोविजनिंग की राशि को रखो। प्रोविजनिंग की राशि क्या होती है? जैसे कि हमने 1000 का लोन दिया और हमें क्या हुआ, 70 हमें मिल गया वापस बैंक को, 30 नहीं मिला। तो जो 30 नहीं मिला उसकी प्रोविजनिंग की राशि बैंक पहले से बना के रखेंगे फॉर द सेफ्टी पर्पज, ठीक है। तो इसको कहते हैं बैंक, इसको बोलते हैं प्रोविजनिंग लोन। एनपीए बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको हम बहुत ही पहले भी एनपीए को रिजॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे टूल का इस्तेमाल किया है, जैसे लोक अदालत बनाई है, डेप्थ रिकवरी ट्रिब्यूनल को बनाया है, ठीक है। उसके अंदर हमारा सारफेसी एक्ट 2002 का आता है जिसमें हम प्रतिभूतिकरण करते हैं, सिक्योरिटाइजेशन करते हैं जो भी एसेट होती है। फिर उसके बाद क्या हुआ, हम जो महापात्रा कमेटी बनी थी उसने भी कुछ रिकमेंडेशन दी, जैसे एसेट क्वालिटी रिव्यू। उन्होंने एसेट क्वालिटी रिव्यू 2015 में क्या बोला कि परिसंपत्ति की गुणवत्ता का मूल्यांकन करो। जब महापात्रा कमेटी आई तो उन्होंने बोला कि जो हम लोग ने स्टैंडर्ड एसेट जो हमारे बैंक मान रहे हैं वो एक्चुअल में स्टैंडर्ड एसेट है ही नहीं। समझ में आ रहा है स्टैंडर्ड एसेट क्या होता है? स्टैंडर्ड एसेट वो होते हैं जिसमें हमारे प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट दोनों हमें मिलते हैं, तो वो होता है हमारा स्टैंडर्ड एसेट। तो महापात्रा ने बोला कि रीस्ट्रक्चर एसेट को ही हमारे बैंक स्टैंडर्ड एसेट मान रहे हैं। मतलब रीस्ट्रक्चर एसेट क्या होते हैं? जिसमें बैंक हेयर कट कर देते हैं। अब हेयर कट क्या होता है? जैसे 8% की रेट से उन्हें पैसे को वापस करना था लेकिन वो रिकवर नहीं हो रहा, इसलिए उन्होंने बैंक ने हेयर कट कर दिया। मतलब 8% की जगह उन्होंने कम करके उस परसेंटेज को 6 कर दिया। तो इसको बोलते हैं रीस्ट्रक्चरिंग द लोन। तो इस तरह जितने भी हमने कम करके पैसे वसूल किए तो उसको बोलेंगे रीस्ट्रक्चरिंग एसेट। तो रीस्ट्रक्चरिंग एसेट को भी हमारे बैंक स्टैंडर्ड एसेट मान रहे हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। अगर हम एक्चुअल में सही देखें तो हमारे फिर तो एनपीए और बढ़ जाएगा, क्योंकि स्टैंडर्ड एसेट और एनपीए अलग अलग होता है और हम स्टैंडर्ड एसेट में भी रीस्ट्रक्चर को शामिल कर रहे हैं, तो ये एक प्रॉब्लम हो जाएगी। तो महापात्रा ने बताया कि रीस्ट्रक्चर को भाई स्टैंडर्ड मत मानो, ठीक है। और दूसरा ये है कि इसके लिए और भी 2017 में क्या किया आरबीआई ने,
पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री बनाई, जिसमें से क्या होगा अब पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री। तो रजिस्ट्री मतलब होता है किसी चीज को रखना, मतलब तैयार करना, डेटा को रखना, यानी कि जितने भी विलफुल डिफॉल्टर हैं उनकी जानकारी यहाँ रखी जाएगी, और जिससे कि अदर बैंक को भी सूचना मिल जाएगी कि भाई इनका नाम यहाँ पर है, इनको लोन मत दो। ठीक है, इससे रिलेटेड भी कई सारी, जैसे वाईएम देओस्थली कमेटी आई थी जिसने पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री का निर्धारण करने के लिए बोला था। और हम एआरसी लेके आए, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। ठीक है, तो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी क्या होती है, जैसे कबाड़ी की दुकान होती है तो वो क्या करती है, सामान, खराब सामान को ले लेती है। तो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी क्या होती है, जो भी लोन को वापस नहीं कर पाती, जैसे बैंक कह रही है हमने तो 100 दिए, हम 100 ही लेंगे, लेकिन एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी कहती है अरे भाई अगर तुम 50 दे पा रहे हो तो 85 ही तो हम ले लेंगे, और हम बदले में वो कंपनी बैंक को पूरा 100% देगी, और उस जिसने लोन नहीं दे पा रहा उससे जो एआरसी लेगी वो पैसे को लेगी, खुद घाटे में ले लेगी और बैंकों को पूरा कर देगी। लेकिन एआरसी को क्या फायदा होगा घाटे में लेकर? तो एआरसी को क्या मिलेगा, जो कोलेट्रल उस कंपनी ने या फिर उस इंस्टीट्यूशन ने रखी है बैंक से लोन लेने वक्त, वो एआरसी अगर पूरा लोन वसूल कर लेती है, नहीं कर पाती, तो वो परिसंपत्ति फिर एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी की हो जाएगी। तो इस तरह हमने बहुत सारे फिनोमिना देखा, जैसे CDR 5/25, ठीक है, SDR S4A और ज्वाइंट लेंडर फॉर्म। इस तरह से हमने बहुत सारे टॉपिक जो है वो हमने देखे कि पहले आरबीआई ने किया था, लेकिन किसी का भी कोई फायदा नहीं हुआ एनपीए को रिजोल्व करने में। आरबीआई की एक रिपोर्ट भी निकलती है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, जिसमें बोलते हैं कि एनपीए बढ़ने से टॉक्सिसिटी इंडेक्स और वल्नरेबिलिटी इंडेक्स हमारा बढ़ रहा है। उसी तरह आईएमएफ की भी रिपोर्ट निकलती है, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, जिसमें कह रहे हैं बैंक आर द लाइफ लाइन ऑफ ए कंट्री। तो अगर बैंक जो है वो लाइफ लाइन है, अगर बैंक ही क्राइसिस में हो जाएंगे तो पूरी इकोनॉमिक कंट्री की खराब हो जाएगी। तो इस वजह से एनपीए की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद अभी 12 फरवरी 2018 को आरबीआई का एक सर्कुलर जारी हुआ स्ट्रेस एसिड के लिए, जिसमें उन्होंने रीसोल्यूशन लेके आए थे स्ट्रेस एसिड के लिए, और उन्होंने कुछ स्टेप उठाए। जो उन्होंने स्टेप उठाए वो भी उन्होंने गलत उठा लिए। उसमें उन्होंने एक दिन पर डिफॉल्ट अगर हो रहा है तो उसको एनपीए डिक्लेयर करने के लिए बोला। अब आप ये बोलो ना, एक दिन का डिफॉल्ट तो बड़ी बड़ी कंपनियों का ऐसे ही हो जाता है, तो उसको एनपीए कैसे डिक्लेयर करोगे? तो ये स्टेप आरबीआई की गलत है। और इन्होंने बोला जो स्पेशल मेंशन अकाउंट है उसको भी स्ट्रेस एसेट बोल दो। आपको पता है कि स्पेशल मेंशन अकाउंट क्या होते हैं, जो 90 दिन के पहले होते हैं, उनको स्ट्रेस बोलने के लिए बोला। ठीक है, और बोला कि जो स्पेशल मेंशन अकाउंट उसकी वीकली रिपोर्ट प्रिपेयर करो और उसकी जानकारी क्रिल को दो, यानी कि CRILC संस्था उसको दो। तो बैंकों ने बोला भैया ऐसी जिम्मेदारी हमारे पास तो ऑलरेडी है, तुम और बोल रहे हो कि वीकली रिपोर्ट दो। ठीक है, और आरबीआई ने बोला कि 1 बिलियन के ऊपर जितने भी लोन हैं उनके लिए इंटर क्रेडिटेटर एग्रीमेंट कराओ। ठीक है, और जो सेक्शन 35AA है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 का, तो आरबीआई ने अपने तरीके से उसकी व्याख्या कर दी है। बहुत इंपॉर्टेंट है सेक्शन 35AA। तो बैंकों ने बोला कि आरबीआई अपने तरीके से इसको डिफाइन नहीं कर सकती, क्योंकि सेक्शन 35AA में साफ साफ लिखा है कि जो केंद्र सरकार है वो अगर चाहेगी तो लोन की रिकवरी करने के लिए बैंक को, ध्यान से सुनिएगा, बैंक को आरबीआई के माध्यम से कोई दिशा निर्देश दे सकता है। कौन दे सकता है? सेक्शन 35AA में, यहाँ पे आप लिख लो, सेक्शन 35AA ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। तो ये इम्पोर्टेंट है। ये 28 फरवरी को आया था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का भी इस पे जजमेंट आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये आपका जो किया धरा है वो सब कुछ गलत है, क्योंकि इसमें केंद्र सरकार अगर चाहे, आपने बिना केस सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछे खुद ही मतलब सब कुछ डिसाइड कर लिया, तो ये गलत है। आपको केंद्र सरकार से पूछना चाहिए था। तो आपका जो भी ये आपने किया वो सब गलत है। एक दिन को इन्होंने बोला था कि आप स्ट्रेसफुल घोषित कर दो, डिफॉल्ट लगा दो, और स्पेशल मेंशन अकाउंट को डिफॉल्ट वो कर दो, स्ट्रेसफुल में घोषित कर दो। तो इस तरह के कई चीज़ लेके आए। फिर सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको पूरी तरह से रिवोक कर दिया। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए दिशा निर्देश जारी किए और फिर से वैसी ही व्यवस्था हो गई। और उसके लिए 35A के संबंध में कहा कि ये जो है ये अभी भी वैसे ही है जैसे पहले था, और आरबीआई के जो थे एक दिन में ये सब करना, वो सबको हटा दिया। और फिर उसके बाद प्रूडेंशियल उन्होंने क्या लेके आए, प्रूडेंशियल फ्रेमवर्क फॉर रेजोल्यूशन ऑफ स्ट्रेस एसेट। तब आरबीआई जाके प्रूडेंशियल फ्रेमवर्क लेके आया, एक गाइडलाइन जो प्रॉपर आरबीआई लेके आई, इस जजमेंट के बाद लाई। तो लेकिन इस जजमेंट में एक चीज ये कर दी कि एनपीए के लिए जो आरबीआई ने प्रोविजनिंग की राशि थी वो बढ़ा दी गई। तो प्रोविजनिंग की राशि को बढ़ाकर थोड़ी संतुष्टि दे दी गई आरबीआई को कि कम से कम बैंक प्रोविजनिंग की राशि बढ़ाएंगे तो थोड़ा फायदा हो जाएगा। और वैसे बैंक वैसे भी डिस्ट्रेसफुल हैं और आरबीआई की इस फिनोमिना को माना नहीं गया और आरबीआई की बात नहीं मानी गई। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला को पूरा ही वो कर दिया। तो इस वजह से आरबीआई की भी कुछ बात माननी थी, इससे प्रोविजनिंग की राशि को बढ़ाने की बात करी गई। और इसमें यह कहा कि इंसॉल्वेंसी में जो ये बोला था 2000 करोड़ के ऊपर के मामले जो है वो एनसीएलटी में जाना मैंडेटरी है, मतलब जरूरी है, ऐसा आरबीआई ने कहा था पहले। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा एनसीएलटी में जाना अनिवार्य नहीं है ऐसे मामले, क्योंकि 2000 करोड़ जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं उनके 2000 करोड़ के मामले एनसीएलटी में जाना मैंडेटरी को हटा करके सुप्रीम कोर्ट ने मैंडेटरी की जगह वॉलंटरी कर दिया। और 1 डे डिफॉल्ट जो मैंने पहले बताया उसको भी खारिज कर दिया। और जो उन्होंने बोला था स्पेशल मेंशन अकाउंट को स्ट्रेस एसेट माना जाएगा, ये अब नहीं लागू होगा। और स्पेशल मेंशन अकाउंट का 30 दिन का रिव्यू किया जाएगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और एनपीए के नॉर्म पहले क्या होते थे, कुछ चीजों पे लागू किस पे होते थे एनपीए के नॉर्म, बैंकिंग सेक्टर पे केवल लागू होते थे एनपीए के नॉर्म, सबको पता है। लेकिन अब क्या होगा, एनपीए के नॉर्म कुछ और भी इंस्टीट्यूशन पे लागू होगा, जैसे शेड्यूल कमर्शियल बैंक उस पर तो लागू होता है, ऑल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक, ऑल AIFI, ऑल इंस्टीट्यूशन फाइनेंशियल बैंक की क्या होता है, जैसे नाबार्ड, सिडबी, एक्सिम बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, तो इसमें भी एनपीए के नॉर्म्स लागू होंगे। एनबीएफसी एनडीएसआई पे, यानी कि जो नॉन डिपॉजिटरी सिस्टमेटिक इम्पोर्टेंट बैंक हैं वो एनबीएफसी हैं, उन पे भी एनपीए के नॉर्म्स को अब लागू होगा। तो ये पूरा हमारा था एनपीए पर, और ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, शायद समझ में भी ना आया हो। तो अगर समझ में नहीं आया तो इसको हम फिर से डिस्कस कर लेंगे। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।